नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न नेशन में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे शेर और शेरनियों, मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम लोग पढ़ रहे थे हाई हिस्ट्री मतलब हाई स्टोरी ओके, इतिहास की जो कहानियां उनके बारे में हम जान रहे थे कि क्या क्या कहानी है। भारत में राष्ट्रवाद, भारत की कहानियां जानिए। और अब विश्व की कहानी में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ रहे थे और बहुत खुशी होगी आज आपको जानकर के कि आज ही हमारा इस चैप्टर का लास्ट फाइनल लेक्चर है। और जो पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का जो क्रम है, जो बिल्कुल जहां ऑर्डर में क्या क्या वहां पे गतिविधियां हुई, वो सब कुछ आप जान चुके होंगे और बेहतरीन तैयारी के लिए आप बिल्कुल तैयार हो चुके होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर नंबर 7। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ब्रिटेन की अजीब दास्तान, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब जिस ब्रिटेन ने हम पे इतने साल तक राज करा, मतलब बहुत बेवकूफों वाली कहानी इसकी। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। वैसे ही मैं आपको लोकतंत्र और विविधता वाले में बता चुका हूं कि ग्रेट ब्रिटेन में, यूके में और इंग्लैंड में क्या क्या अंतर है, पर फिर एक बार और आज चर्चा कर लेंगे। ब्रिटानी राष्ट्र मतलब ब्रिटेन राष्ट्र की हम लोग बात कर रहे हैं। राष्ट्र की दृश्य कल्पना क्या है राष्ट्र कैसा होता है, राष्ट्र कैसा दिखता है, क्या कल्पना है। कल्पना मतलब हम उसे कैसे सोच सकते हैं। राष्ट्र के प्रतीक क्या क्या है और राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद क्या है। मतलब जो पूरा यूरोप राष्ट्रवाद के लिए जाना जा रहा था, अब वो साम्राज्यवाद के लिए जाना जाएगा। और साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद में क्या डिफरेंस होता है, उस पर भी हम लोग आज के इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं ब्रिटेन की अजीब दास्तान। देखो, ब्रिटेन की जो कहानी है ना, ब्रिटेन की जो नीति है, पहली बात तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन ने जो हमेशा जो काम करा ना, वो अपनी उनकी नीति ऐसी रही कि हमें हमारा राज फैलाना है, हमें कहीं ना कहीं हमारी पूरी दुनिया पर हमारी बात चले, हमारा क्या हो शासन प्रशासन चले। और जैसे उपनिवेशवाद काफी जगहों को बनाया, जैसे भारत को बनाया, एशिया अफ्रीका के बहुत से देशों को उन्होंने बनाया। इतना उन लोगों का दबदबा है कि जो जीएमटी की लाइन है, ग्रीनविच मीन टाइम, जहां से बिल्कुल प्राइम मेरिडियन जिसे हम कहते हैं प्रधान मध्य का, आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, वो भी लंदन से निकाली गई। इनका इतना दबदबा था और यहां के क्राउन का, यहां के संसद का बहुत ज्यादा दबदबा रहा है। तो पर ब्रिटेन ने क्या करा है, ब्रिटेन ने लोगों को बेवकूफ बना बना करके क्या है अपनी ओर जोड़ा है और उनको जोड़ करके क्या करा है, अपना प्रभुत्व पूरी दुनिया पे दिखाया है कि ब्रिटेन क्या है, महान राष्ट्र है। ब्रिटेन की जो दास्तान है ना, सच में बहुत एक अजीब है। परंतु सबसे जो दुख की बात ब्रिटेन की इस राष्ट्र राज्य में आप देखेंगे, जिन लोगों के लोग मिला रहे हैं ना, उनको मिला बहुत प्रेम से रहे, पर उनके साथ कर बहुत गलत रहे, उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, उनके साथ जो राइट्स के साथ, जिन अधिकारों के साथ मिलाया जा रहा है, वो अधिकार उनको नहीं दिए जा रहे हैं। अब देखो कौन कौन से राष्ट्र इनके साथ, कौन कौन से राज्य इनके साथ मिलते हैं, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन को हम लोग राष्ट्र और राज्य का मॉडल क्यों कह सकते हैं, आदर्श क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बढ़िया काम नहीं करा, सबको कोई प्यार प्रेम से नहीं मिलाया है, ठीक है। और मिलाया है तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ही करा है। पर मॉडल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोई किसी प्रकार का आंदोलन नहीं होने दिया, किसी प्रकार की हिंसा नहीं, बिल्कुल मतलब प्यार से, ट्रीटी से मिला करके उनको कर लिया। और फिर बाद में क्या कर रहे हैं, बाद में उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। देखो, ज्यादा टेरिटरी होगी, ज्यादा लोग होंगे तो क्या होगा, प्रभुत्व बढ़ाना चाहते हैं। भाई इस जगह भी हमारा, इस जगह भी हमारा, इस जगह भी हमारा राज चले। जैसे मान लो कि भाई लर्नशेयर की 10 जगह क्या चल रही हो, ब्रांचेस चल रही हो, तो क्या होगा, लर्नशेयर और भी ज्यादा प्रोडक्शन में बढ़ेगा। उसी प्रकार से ब्रिटेन सोच रहा है, ब्रिटेन क्या है, भारत पे भी राज करे, ब्रिटेन अफ्रीका के देशों पे भी राज करे और ब्रिटेन के जो खुद की टेरिटरी है वो भी बढ़नी चाहिए। अब देखते हैं वो किस प्रकार से बढ़ा है। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। 18वीं सदी के पहले ब्रिटानी राष्ट्र था ही नहीं। 18वीं सदी से पहले ब्रिटानी या ब्रिटेन आप इसे कह सकते हो, राष्ट्र नहीं था। ब्रिटानी द्वीप समूह में रहने वाले, देखो द्वीप समूह का मतलब क्या होता है, द्वीप समूह मतलब जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है। हम बार बार मैं बता चुका हूं, द्वीप समूह जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है। प्रायद्वीप होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। जैसे भारत का जो निचला वाला हिस्सा है वो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है। और द्वीप समूह, ब्रिटेन जो द्वीप समूह है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो वहां पे देखो 3 प्रकार के लोग रह रहे हैं। एक है अंग्रेज, ये जो अंग्रेज है ये कहां पे रहते हैं, इंग्लैंड में। अब मैप को भी बहुत ध्यान से देखते हुए चलेगा आप लोग। इंग्लैंड का हिस्सा आप देखिए, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना, मैं बिल्कुल मार्क कर देता हूं। ये वाला जो मार्क कर रहा हूं मैं, ये कौन सा हिस्सा है, ये पूरा इंग्लैंड है, ठीक है। कौन सा हिस्सा, इंग्लैंड। आज फिर से आप वापस ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूं और जितने प्यार से और जितने मैप के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूं, आपके बचपन से सवाल होगा कि इंग्लैंड क्या है, यूके क्या है और ब्रिटेन क्या है, क्या तीनों एक ही है, तीनों में क्या डिफरेंस है, सब बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। पहले भी कर चुका हूं, वापस कर रहा हूं। ये वाला जो पूरा हिस्सा दिख रहा है ये कौन सा है, इंग्लैंड है। यहां पे कौन से लोग रह रहे हैं, इंग्लिश लोग रह रहे हैं।
जो कौन सी भाषा बोलते हैं? इंग्लिश भाषा बोलते हैं। और अब भी आगे एक शब्द यूज होगा आंग्लो या एंग्लो, जिसे हम लोग कहते हैं आंग्ल, जिसे हिंदी में भी कहा जाएगा। तो वो एंग्लो शब्द किसके लिए यूज होगा? यहाँ के लोगों के लिए होगा जो इंग्लिश बोलने वाले हैं। हमने एंग्लो इंडियंस के बारे में भी जाना था। तो एंग्लो क्या है? जो इंग्लिश वाले लोग हैं, इंग्लैंड के लोग हैं, उनके लिए क्या होता है? ये शब्द इस्तेमाल होता है। पहला। दूसरा बात आ रही है वेल्स की। ये देखिए यहां पे आ जाइए, ये वेल्स। अब जो ब्लू से मैं मार्क कर रहा हूं, ये कौन सा हिस्सा है? वेल्स का। इनकी भाषा अलग है। देखो अब इंग्लैंड देख लो या वेल्स देख लो, यहां पे जो डिफरेंस है ना, वो किस बेसिस पर है? एथेनिक बेसिस पर। एथेनिक बेसिस मतलब जातीय आधार पर। जाति, हम कास्ट सिस्टम की बात नहीं कर रहे। जातीय आधार क्या होती है? एथेनिक में बहुत कुछ आ सकता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर, इन किसी भी आधार पर हो सकता है। तो ये एथेनिक आधार पर है। उसके बाद स्कॉट या आयरिश की। अब देखो स्कॉट, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये है स्कॉटलैंड का, ये है स्कॉटलैंड का। अब जो रेड वाले से मैंने पार्ट करा है, ये किसका है? ये स्कॉटलैंड का है। ठीक है, इनकी जो भाषा है वो अलग रहेगी, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो अब ये जब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स ये तीनों मिल जाएंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट है नहीं वैसे ये, ठीक है ना। और अगर हमें तो मौका मिला, कभी अगर हमें तो मौका मिला ना, ब्रिटेन के लोगों को पकड़ पकड़ के मारेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत करा है, बहुत ही गलत करा है। तो ग्रेट ब्रिटेन के जो लोग हैं, तो ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, यहां पर इंग्लैंड और वेल्स, जब तीनों को आप मिला लोगे तो क्या कहा जाएगा? उसे ग्रेट ब्रिटेन कहा जाएगा। आई यहां तक की कहानी समझ में, दिमाग में घुस गया बिल्कुल। अब आपके एक सवाल और आता होगा, फिर यूके क्या है, यूनाइटेड किंगडम क्या है? उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। इन सभी जातीय समूह की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? ब्रिटानी द्वीप समूह। देखो ये द्वीप समूह पूरा पानी से घिरा हुआ, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। ये द्वीप समूह में लोग अंग्रेज, इंग्लैंड वाले, वेल्स जो यहाँ वेल्स में रह रहे, स्कॉट या आयरिश जो स्कॉटलैंड के हैं, इनकी मुख्य पहचान नर जाति एथेनिक थी। मैंने बता दिया ना, अब एथेनिक में जाति भी आती है, धर्म भी आता है, भाषा भी आती है, रंग भी आता है, इन सब। अब देखो सभी की क्या है? सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं अलग अलग है। सबकी संस्कृति और राजनीतिक परंपराएं क्या है? अलग अलग है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं जैसे भाषा के आधार पर, तो भाषा में आप जो दक्षिण की जो भाषा है वहां की अलग है, उनकी परंपराएं अलग होगी, उनकी राजनीतिक जो डिमांड है या परंपरा है वो अलग होंगी। वहां के लोग नहीं चाहते हैं कि हिंदी क्या हो, नेशनल लैंग्वेज बने। क्यों? क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती है। तो इसी प्रकार से इन सभी की क्या है? सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं अलग अलग है। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अब ये आंग्ल राष्ट्र क्या है? आंग्ल राष्ट्र हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। कहीं पर भी डाउट या कंफ्यूजन नहीं है। फालतू की बातें इधर उधर दिमाग में मत घुसाया करो। जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है उसको दिमाग में घुसा लो, जो समझा रहा हूं उसे समझो, स्टोरी की तरह समझते जाओ कि कब उन्होंने क्या है स्कॉटलैंड को मिलाया है, कब नॉर्थ आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड को मिलाया है, वो भी आज हम लोग पढ़ेंगे। आंग्ल राष्ट्र मतलब इंग्लैंड की धन दौलत बढ़ती जाती है। अभी धन दौलत बढ़ कैसे रही है? पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं ना, उपनिवेशवाद है। भारत को गरीब कर दिया इन लोगों ने। जो भारत सोने की चिड़िया था ना, उसे मतलब तांबे तक की भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। बहुत बुरी स्थिति इन लोगों ने कर दी। यहां से लेकर लेकर के पूरा का पूरा जो माल है क्या है अपने वहां पे लेकर। दादा भाई नेहरू जी, ठीक है, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने एक किताब लिखी थी, मुझे किताब का नाम याद नहीं है, पर उसमें उन्होंने एक बात लिखी थी, ड्रेन वेल्थ। ड्रेन वेल्थ, उसमें ये कहते हैं कि ड्रेन मतलब क्या होता है? नाली, और वेल्थ जो कमाई होती है वो पूरी की पूरी क्या है? ड्रेन वेल्थ टू इंग्लैंड। भारत की पूरी इकोनॉमी को बहा करके कहां लेकर के गया है? इंग्लैंड लेकर के गए। इंग्लैंड वाले इंग्लैंड लेकर के गए। दादा भाई नेहरू जी वो पर्सन है जिन्होंने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की बात करी है। राष्ट्रीय आय की किस प्रकार से मेजर किया जाना चाहिए उनकी बात करिए। तो दादा भाई नेहरू जी ने बोला है ड्रेन वेल्थ ऑफ इंडिया, कि किस प्रकार से जो भारत की इकोनॉमी है, पूरी इनकम है, कमाई है, उसको ये लोग कैसे इंग्लैंड लेकर के गए। तो पूरी बर्बाद जो इकोनॉमी को करा है इन्होंने करा है। तो भैया दूसरों को लेकर के खुद की धन दौलत बढ़ ली, अहमियत, इंपोर्टेंस बढ़ी ना, वो पूरी दुनिया पर चल रहा ब्रिटेन ब्रिटेन ब्रिटेन, क्या है? इंपोर्टेंस बढ़ती गई और सत्ता में वृद्धि हुई। सत्ता ही तो चल रही है भैया। जब भारत में आए व्यापार करने आए, फिर पॉलिटिकल राजनीति, भैया पूरे के पूरे इंडिया पे राज चल रहा। कोई भी इंडिया का डिसीजन लेना होगा, कौन लेगा? ब्रिटिशर्स लेंगे। ले रहे थे ना, बिल्कुल। रोलेट एक्ट जैसे एक्ट भी भारत में लेकर के आए, वर्दी हुई। वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। वह द्वीप समूह, कौन सा द्वीप समूह? जो द्वीप समूह मैंने अभी आपको चित्र में दिखाया है, उस द्वीप समूह में क्या है? वेल्स भी है, उस द्वीप समूह में स्कॉटलैंड भी है। तो उसने क्या बोला? उस द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश करेगा। उसको ये बात पता है ब्रिटेन को कि भैया जहां जहां हमारा उपनिवेशवाद है
उपनिवेश मैंने आपको बताया था दूसरे निवास की तरह है, तो एक ना एक दिन वो तो छोड़ करके आने ही पड़ेगा। पर जो हमारे आसपास है उनको तो हमेशा के लिए गुलाम बना लो, उनको तो हमेशा के लिए क्या है, गुलाम बना लो। मैं ब्रिटेन की पर एक चीज पे बहुत तारीफ करता हूं, ब्रिटेन वाले हैं ना, ब्रिटेन वाले है माइंडेड वाले। जब काम निकलवाना होता है ना, काम निकलवाना होता है तो ऐसे बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, अरे सर आपसे बेहतरीन इंसान तो जीवन में नहीं देखा सर, ऐसे हैं बिल्कुल, बहुत तारीफ करेंगे। इसी प्रकार से क्या स्कॉटलैंड वालों को मिला लेंगे, अरे आप और हम एक हैं, आप भी क्रिश्चियन हो हम भी क्रिश्चियन हैं, ऐसी ऐसी बातें कर करके क्या है बिल्कुल उनको मिला लेंगे, और फिर धीरे धीरे क्या है जो उनका कल्चर, उनकी पॉलिटिक्स सब कुछ खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुए। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र को की ताकत छीन ली। अब आंग्ल संसद जो वहां की संसद है इंग्लैंड की, उस संसद ने क्या करा, राजतंत्र को खत्म कर दिया। राजतंत्र को खत्म करने का मतलब ये नहीं है, रानी की पावर पहले भी थी आज भी है, पर लिमिटेड है, सीमित पावर है ना वो आ चुकी है। जैसे कि हम लोग आज के जो प्रेजेंट भाषा में से कह सकते हैं संवैधानिक राजतंत्र की जो व्यवस्था है कि जहां पे क्या होगा, संसद तो टॉप पर है पर रानी की पावर है। जैसे राष्ट्रपति हमारे देश में नाम मात्र होता है बच्चों, वैसे ही क्या है इंग्लैंड में रानी या राजा जो भी है वो नाम मात्र रहेगा, वो सिर्फ साइन के लिए अथॉरिटी में रहता है। तो 1688 में ताकत छीन ली। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। क्या हुआ है, वापस एक राष्ट्र राज्य, मतलब क्या हो, हम सब एक ही राष्ट्र है, हम सबकी संस्कृति एक ही होगी। निर्माण हुआ जिसका केंद्र में क्या था, इंग्लैंड था। इंपोर्टेंट क्या था, इंग्लैंड था। अब आ जाओ वापस मैप पे आ जाओ, वह का वही मैप पे अपना। ठीक है, तो ये वाला इंग्लैंड, इस इंग्लैंड ने क्या करा, अब एक पूरे राष्ट्र राज्य के लिए ये रहा इंग्लैंड, जो मेन है ना सेंटर में, मतलब जो पूरा का पूरा रूल जो चलेगा, पूरी की पूरी जो विचारधारा चलेगी वो कहां से चलेगी, इंग्लैंड में से चलेगी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं आप लोगों से हर बोर्ड में एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। एमसीक्यू होते हैं अबसदे वाले जो सवाल आते हैं, बहुत पूछे जा रहे हैं। याद रखिएगा एक्ट ऑफ यूनियन 1707। अब ये एक्ट ऑफ यूनियन है क्या, एक्ट ऑफ यूनियन वो है जिससे क्या है स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मिलाया गया है, और स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में जब मिला लिया वो क्या बन गया, ग्रेट ब्रिटेन। तो वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, वापस बोलिएगा, वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, ये क्या है, अब इनको मिलाकर के क्या बन गया है, ये ग्रेट ब्रिटेन हमारा बन जाता है। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रिटानिक संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा। अब देखो इंग्लैंड ने क्या करा, व्यवहार में स्कॉटलैंड पे अपना प्रभुत्व जमा दिया कि भैया देखो अब स्कॉटलैंड भी हमारे अंडर में आ गया। और जो संसद है, ब्रिटानिक संसद है, ब्रिटेन का जो संसद है, पार्लियामेंट है, वहां पे दबदबा किसका, आंग्ल सदस्यों का। और आंग्ल सदस्य मतलब जो इंग्लिश बोलने वाले हैं, और इंग्लिश बोलने वाले कौन है, इंग्लैंड के लोग हैं। तो इंग्लैंड वालों का क्या है, दबदबा है। मतलब स्कॉटलैंड को मिलाने के बावजूद भी है ना, स्कॉटलैंड को मिलाने के बावजूद भी जो दबदबा है ब्रिटेन की पार्लियामेंट में है, किसका है, इंग्लिशमैन का है। और इंग्लिशमैन कौन है, इंग्लैंड के हैं, क्योंकि इंग्लैंड वाले क्या चाहते हैं, इस पूरे द्वीपीय समूह पर अपना ही कंट्रोल जमाना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन किस किस को कहा जा रहा है, इंग्लैंड प्लस वेल्स और प्लस स्कॉटलैंड। एक ब्रितानी पहचान विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। देखो योजनाबद्ध तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है इन्होंने, क्या है जो ब्रितानी पहचान है उसका प्रभुत्व बढ़ाने के लिए स्कॉटलैंड की खास जो संस्कृति और राजनीति को उसको एक योजनाबद्ध तरीके से पूरी प्लानिंग से क्या है उसको दबाया, पूरी प्लानिंग से उसको क्या है खत्म करा है। देखो हमारे इंडिया में भी यही हुआ था, भारत में मैंने आपको कहा ना, ये इंग्लैंड वाले को बहुत मास्टरमाइंड लोग हैं, हर काम क्या है दिमाग से करते हैं। जब हमें लगता है कि नहीं यार हम पीछे हो रहे हैं इंग्लैंड वाले, तो क्या करते हैं ये आपसे बिल्कुल ऐसे बन जाएंगे कि इनसे अच्छा दुनिया में ही कोई नहीं है। और जब इनका काम निकल जाएगा ना तो ये आप पे क्या है बहुत हावी हो जाते हैं। इन्होंने भारत में भी ऐसी ही रणनीतियां बनाई, योजनाबद्ध तरीके से ही क्या है भारत पे शासन बिठाया है, भारत पे के लोगों पे राज इन लोगों ने करा है, योजनाबद्ध तरीके से करा, बिल्कुल माइंडसेट है इनका वो बहुत बेहतरीन रहा है। तो योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने स्कॉटलैंड की जो पूरी विचारधारा है उसको खत्म कर दिया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आजादी को व्यक्त करने का प्रयास किया उन्हें जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। अब स्कॉटिश देखो ये रहा पूरा स्कॉटलैंड, ये वाला मैंने आपको अभी दिखाया था मैप में, जो ब्लू में आपको बच्चों नजर आ रहा है वो क्या है, स्कॉटलैंड है। क्या है, स्कॉटलैंड है। जो ब्लू में आपको नजर आ रहा है वो स्कॉटलैंड है, व्हाइट में जो नजर आ रहा है वो इंग्लैंड है, रेड में जो नजर आ रहा है वो वेल्स है। ठीक है, तो मैंने अब भी आपको बताया था कि ब्रिटेन मतलब ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन, इंग्लैंड प्लस वेल्स और प्लस स्कॉटलैंड, इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड।
ठीक है। तो इंग्लैंड, वेल्स प्लस स्कॉटलैंड। देखो अब आप इसे याद कैसे कर सकते हो, अब भी है ना एक सिस्टम चलाया गया है ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ठीक है। तो उन्हें सरकार क्या है, रिजर्वेशन की सुविधा प्रोवाइड कराएगी, आरक्षण की सुविधा प्रोवाइड कराती है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस जो अपर कास्ट के जो गरीब लोग हैं ना, ठीक है, गरीब लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, उनको क्या करेगी, रिजर्वेशन की सुविधा प्रोवाइड कराती है। तो ईडब्ल्यूएस और किसको प्रोवाइड करा रही है, जो बैकवर्ड लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको प्रोवाइड करा रही है। तो बैकवर्ड ब्रिटेन को ईडब्ल्यूएस मतलब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड मिलाकर के क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये ब्रिटेन बन जाएगा। आपको याद रखना ईडब्ल्यूएस और बी से ब्रिटेन, ठीक है, इस प्रकार से। अब जब इसमें क्या है, आयरलैंड, ये देखो ये पूरा है ना, पूरा आइलैंड है, येलो वाला भी आइलैंड है और जो ग्रे में दिख रहा है वो भी आइलैंड है, जिसको मैं अब येलो से लाइन खींच रहा हूं, ये भी पूरा आइलैंड है। इस आइलैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक नॉर्दर्न आइलैंड और एक सदर्न आइलैंड, एक नॉर्दर्न आइलैंड और एक सदर्न आइलैंड। अब यहाँ पे लफड़ा क्या है, लफड़े को समझो। नॉर्दर्न आइलैंड में देखो क्रिश्चियनिटी में क्या है, दो मुख्य समुदाय है, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट, ठीक है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ये दोनों में क्या है लफड़ा है, ये दोनों खुश नहीं है, एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। तो अब ये जो नॉर्दर्न आइलैंड है ना, यहाँ पे क्या है, प्रोटेस्टेंट ज्यादा है, प्रोटेस्टेंट ज्यादा है और कैथोलिक कम है। और यहां पर इंग्लैंड में भी क्या है, प्रोटेस्टेंट ज्यादा है, प्रोटेस्टेंट का प्रभुत्व ज्यादा है, प्रोटेस्टेंट ज्यादा है, कैथोलिक कम है। और जो ये बाकी वाला आइलैंड है, सदर्न आइलैंड आप जिसे कह सकते हो, या उत्तरी आइलैंड आप जिसे कह सकते हो, इसमें क्या है, कैथोलिक ज्यादा है पर प्रोटेस्टेंट कम है। तो इन्होंने क्या करा, जो उत्तरी आइलैंड वाले हैं ये इंग्लैंड के साथ मिल जाएंगे, इंग्लैंड के साथ मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर भी प्रोटेस्टेंट ज्यादा है और यहां पर भी प्रोटेस्टेंट ज्यादा है, तो समूह के आधार पर ये इनसे क्या है, मिल जाएंगे। तो उत्तरी आइलैंड वाले हैं वो उनसे मिल जाएंगे, और जब उत्तरी आइलैंड इससे मिल जाएगा तब हम उसे क्या बोलेंगे, द यूनाइटेड किंगडम। क्या होगा, किंगडम मतलब साम्राज्य, एक यूनाइटेड क्या है, एक जुड़ा हुआ पूरा एक एकत्रित साम्राज्य ब्रिटेन अपना बना लेगा। तो जब जब स्कॉटिश आइलैंड के जो कैथोलिक है, यहां पर अब जो लोग कैथोलिक है, उन्होंने जब जब क्या अपनी आजादी के लिए आवाज उठाई तो उनका दमन कर दिया गया। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया, तो काफी लोग स्कॉटलैंड छोड़कर के दूसरे देशों में चले गए। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। देखो अब स्कॉटिश जो लोग हैं ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं, गैलिक भाषा बोल रहे हैं। बहुत आपको याद रखना है। देखो अब है ना, कोई हर जगह ट्रिक काम नहीं आती, और शॉर्टकट्स है ना, शॉर्टकट जीवन में आगे तक नहीं लेकर के जाते हैं। अगर आपको बहुत आगे जाना है ना, तो पूरे तरीके से हमने क्या है, मेहनत करके निकलना होगा। तो इसलिए क्या है, हर जगह आप ट्रिक की कोशिश मत करा करो। तो स्कॉटलैंड की कौन सी भाषा है, गैलिक भाषा है। पोलैंड की कौन सी थी, पोलिश भाषा थी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा, स्कॉटलैंड की जो गैलिक भाषा है उसको दबाया जा रहा है, और उनकी जो राष्ट्रीय पोशाक है उनको पहनने के लिए मना करा जा रहा है। हमने क्या बोला, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, ये सब किस प्रकार से विभाजित हुए हैं, नर जाति, मतलब एथेनिक बेसिस पे। अब एथेनिक बेसिस का मतलब क्या है, भाषा भी अलग हो सकती है, आपकी संस्कृति भी अलग हो सकती है। जैसे हमारे देश में जो आदिवासी समुदाय है उनकी संस्कृति बिल्कुल अलग है। आप दक्षिण में चले जाओ, उनकी संस्कृति अलग है, उनके पोशाक अलग है, उनका खाना पीना अलग है। तो यहां पे क्या करा, जब स्कॉटलैंड की भी पोशाक अलग है, उनकी भाषा अलग है, दबदबा किसका है, ब्रिटेन का है। नहीं बोलोगे तुम गैलिक भाषा, तुम अपने पोशाक नहीं पहनोगे, तुम क्या करोगे, इंग्लिश बोलो, क्योंकि तुम किसका भाग हो, तुम इंग्लैंड का भाग हो। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई में बटा हुआ है। तो देखो आयरलैंड, अब यहां पे एक बात ध्यान रखना, आयरलैंड में उत्तरी आयरलैंड इसमें मिल जाएगा। ये बात हम पढ़ चुके हैं लोकतंत्र और विविधता वाले चैप्टर में। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता करी। तो अंग्रेज क्या है, मैंने बोला ना अंग्रेज क्या है, अंग्रेज खुद भी प्रोटेस्टेंट है, वहां पर प्रोटेस्टेंट है। अब आयरलैंड में देखो, इससे जो दक्षिणी आयरलैंड है ना बच्चा, यहां पर कैथोलिक ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, यहां पे कैथोलिक ज्यादा है, और उत्तरी आइलैंड में प्रोटेस्टेंट ज्यादा है। तो ये उत्तरी आइलैंड वाला जो भाग है ना, वही मिल जाएगा उनसे। तो अंग्रेजों ने बोला यार देखो हम भी प्रोटेस्टेंट और उत्तरी आइलैंड के जो लोग हैं वो भी प्रोटेस्टेंट, हम तुम्हें क्या करेंगे, मौका देंगे कि तुम क्या करो, कैथोलिकों पर अपना प्रभुत्व जमाओ। अब इन्होंने क्या बोला, बहुसंख्यक कैथोलिक। क्यों, क्योंकि जब आप इस पूरे आइलैंड की बात कर रहा है, वो भी पूरे के पूरे आइलैंड की बात कर रहा है, जब पूरे के पूरे आइलैंड की बात कर रहा है, तो यह पूरे के पूरे आइलैंड में तो कौन ज्यादा है, कैथोलिक ज्यादा है। ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। देखो अब ब्रितानी प्रभाव के कैथोलिक विद्रोह को, जो कैथोलिक विद्रोह हुआ, अब विद्रोह कौन कर रहा है, कैथोलिक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो इंग्लिश है, जो इंग्लैंड के लोग हैं, वो खुद प्रोटेस्टेंट को फॉलो करते हैं, प्रोटेस्टेंट वो ज्यादा है, तो इसलिए उनको क्या है, कैथोलिकों से थोड़ी सी नफरत है। मतलब है ना, शर्म आती है ब्रिटेन जैसे देशों पे। वो हमें भारत को कहते थे कि क्या है कि भारत 200 साल तक सभ्य नहीं हो पाएगा। मैं मानता हूं भारत की कुछ कमियां रही है,
भारत में जाति व्यवस्था, महिलाओं के साथ कुछ गलत ऐसे स्थितियां रही हैं, पर खुद के देश की भी तो बताओ कि आप भी क्या है, वहां पर भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में किस प्रकार का टकराव हुए। तो यहां पर भी ये लोग क्या है, प्रोटेस्टेंट होने के कारण कैथोलिकों पे क्या है, दमन करेंगे, अत्याचार करेंगे। तो जब वहां पे कैथोलिक की आवाज उठा रहा है, उस आवाज के लिए क्या है, जब जब आवाज उठाता है कैथोलिक, उन्हें क्या है, दमन कर दिया जाता है, उन्हें दबा दिया जाता है। वोल्फटोन, ये कौन है, वोल्फटोन है। वोल्फटोन के बारे में जानेंगे, वोल्फटोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन। देखो अब क्या है, वोल्फटोन और यूनाइटेड आयरिशमैन। यूनाइटेड आयरिशमैन मतलब एक तरीके से मान लो इनकी जो बनाई हुई ग्रुप है वो है 1798 में की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। तो देखो वोल्फटोन और उसकी जो यूनाइटेड आयरिशमैन है, उन्होंने क्या करा, 1798 में एक आंदोलन करा, और जब वो आंदोलन असफल हो गया तो 1801 में क्या है, आयरलैंड को भी बलपूर्वक मिला लिया गया। ये वोल्फटोन है, इन्होंने क्या है, आंदोलन करा है कैथोलिकों की तरफ से कि भाई कैथोलिकों को आजादी रहे और आयरलैंड नहीं मिलना चाहता, भाग नहीं बनना चाहता। एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। अब ब्रिटेन क्या बन चुका है, एक राष्ट्र बन चुका है, और अब आंग्ल संस्कृति मतलब जो इंग्लिश कल्चर है उसको क्या है, बढ़ाया जाएगा। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों में, अब देखो नए ब्रिटेन की जब बात होगी तो क्या है, ब्रितानी झंडा, यूनियन जैक, ठीक है, यूनियन जैक, जैसे हम तिरंगा कहते हैं, ये अपने झंडे को यूनियन जैक कहते हैं। तो ये ब्रितानी राष्ट्र का, ये क्या है, इंग्लैंड का झंडा है, तो उसी को क्या है, ब्रिटेन का झंडा बना दिया गया। क्या नाम है इसका, यूनियन जैक। राष्ट्रीय गान, गॉड सेव आवर नोबल किंग। इनका राष्ट्रीय गान क्या है कि गॉड क्या करे, भगवान हमारे नोबल किंग है, उसको बचाए, बचा करके हमारे नोबल किंग को रखे। खुद ने पावर कम कर दी और बोले भगवान बचा करके रखे, को खूब बढ़ावा दिया गया, और पुराने राष्ट्र इस संघ में मात्र सहयोगी के रूप में ही रह पाए। और इससे क्या हुआ कि इन चीजों को बहुत बढ़ावा दिया गया, ब्रिटेनी झंडे को, ब्रिटेनी जो राष्ट्रगान है उसको बढ़ावा दिया गया, और पुराने राष्ट्रीय संघ के महत्व जो बाकी जिनको जोड़ा था वो सिर्फ एक नाम मात्र के क्या रह गए, नाम मात्र में बनकर के रह गए, और ब्रिटेन में उनका कोई भी अस्तित्व नहीं बचा। राष्ट्र की दृश्य कल्पना मतलब क्या है, राष्ट्र की दृश्य कल्पना, राष्ट्र है क्या, हम बार बार में पढ़ते आए राष्ट्र राज्य राष्ट्र राज्य राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य मतलब हमने कहा है कि सामूहिक एक संस्कृति हो। अब ये राष्ट्र की दृश्य कल्पना क्या है, जहां हम दृश्य कर सके, विजुअल हम लोग कर सके, जहां पर विजुअलाइजेशन हो सके, हाँ राष्ट्र ऐसा होता होगा। हम मतलब जो राष्ट्र क्या है, राष्ट्र एक ऐसी चीज है जहां पर हम उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते ना। भाई कोई इंसान हो, हम बता सकते हैं, कि वो इंसान ऐसा होगा, ठीक है, वो इंसान इस प्रकार का रहा होगा, पर राष्ट्र के बारे में हम कैसी दृश्य कल्पना करें। राष्ट्र क्या है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र क्या एक जमीन का टुकड़ा है, राष्ट्र क्या एक राजनीतिक सीमाओं के अंदर बंधा हुआ है, राष्ट्र क्या सिर्फ एक जो कानून व्यवस्था चलती है वो है राष्ट्र। राष्ट्र की कल्पना करी जाए तो करी कैसे जाए। जब भी हम कुछ कल्पना नहीं कर पाते हैं, जब हमें ऐसा लगता है, जैसे मैंने आपको पढ़ाने की भी ट्रिक में एक बात कही है कि जब आप पढ़ते हो और पढ़ने के बाद जब आप रिवाइज करते हो, भाई एक बार आपने खुद ने पूरा डिटेल में पढ़ लिया, वीडियो देखने के बाद पूरा पढ़ लिया, उसके बाद आप ऐसे बैठो, आप सोचो, कल्पना करो कि सब कोई 5 लोग 10 लोग आपके पास बैठे हैं, आपके फ्रेंड्स ही हो, आप उन्हें पढ़ाओ, देखो देखो ब्रिटेन राष्ट्र कैसे जुड़ा है, ऐसे जुड़ा है, बार बार में फोकस करो, बार बार में वो बात बताओ। मैंने क्या बोला, मानो कि कुछ लोग बैठे हुए, आपने क्या करा, कल्पना में मानव को लेकर के चले, कोई नहीं बैठा हुआ, पर आपने कल्पना करी, पर कल्पना करी तो करी किसकी, इंसान की करी। आप वहां पर ये भी तो सोच सकते थे, यार 2 टेबल है, मैं इन टेबलों को समझा रहा हूं, सुन टेबल आ रहा है समझे, ब्रिटेन राष्ट्र क्या है, आए वहां समझे, हाँ, पर नहीं, हमने टेबल की नहीं करी, हमने कल्पना किसकी करी है, मानव की करी है। क्यों, क्योंकि मानव को मानव समझ सकता है, तो इसलिए राष्ट्र की कल्पना में भी क्या हुआ है, राष्ट्र की भी जो कल्पना है वो कैसे करी गई है, मानवीकरण करके करा गया है। राष्ट्र को क्या है, मानव का रूप दे दिया गया, राष्ट्र क्या है, मानव है। और जब जब मानव की बात आती है तो भैया, जब मानव की बात आए कि मेल या फीमेल किसके रूप में, तो भैया हर का लगाव किससे होता है, माता से ज्यादा लगाव होता है, मां से ज्यादा लगाव होता है। तो इसलिए क्या है, हर आप देखिएगा भारत में, भारत माता, और जो हमारे देश को नाम मिला है भारत, वो एक राजा के नाम पे मिला है,
ठीक है, वहां से हमें नाम मिला, पर हमने इसको जो रूप दिया वो कैसे दिया, मानव का रूप दिया, और मानव के रूप में भी किसका रूप दिया, महिला का रूप दिया, भारत माता। हम भारत माता की संतान है, भारत माता ने सपूतों को जन्म दिया है। क्यों? क्योंकि मां से लगाव होता है। हमें अंग्रेजों से आजादी चाहिए, किसके लिए, भारत माता के लिए आजादी चाहिए। हमने क्या करा है, मानवीकरण करा, और मानवीकरण में भी किसको लेकर के आए हैं, महिलाओं को हम लोग लेकर कर आए हैं। तो ये जब मानवीकरण होने लगेगा, यही मानवीकरण हम देखते हैं जर्मनी में हुआ, जर्मेनिया के लिए मारियोन, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे इन सबको। तो मानवीकरण, राष्ट्र का मानवीकरण कर दिया गया कि देखो, जब हम बात करें भारत की, भारत क्या, भारत माता, भारत है, भारत माता ही क्या है, भारत है, उन्होंने झंडा ले रखा है। जहां जहां भारत माता है वो क्या है, भारत माता किसको रिप्रेजेंट करी, पूरे देश को रिप्रेजेंट करी। हमने भारत को कैसे कल्पना करी, संस्कृति से कल्पना करी, कल्चर से कल्पना करी कि भारत हमारा ऐसा है। भैया सभी देश, भारत अगर आप अमेरिका से तुलना करोगे, भारत की अगर आप ब्रिटेन से तुलना करोगे, भारत की अगर आप चीन से तुलना करोगे, अगर आप भारत के पाकिस्तान से, नहीं रहने दो, नहीं करनी, पाकिस्तान से नहीं, अगर आप किसी भी देश से तुलना करते हो तो क्या है, कैसे अलग पाओगे भारत को, भारत को आप अलग पाओगे संस्कृति में। भैया भारत की संस्कृति अलग है, दूसरे देश की संस्कृति अलग है, इंग्लैंड की संस्कृति अलग है, अमेरिका की संस्कृति अलग है, कल्चर अलग अलग है, हमारी वैल्यूज हैं, हमारा विश्वास जो है वो अलग अलग है। और ये विश्वास किसके प्रति है, राष्ट्र के प्रति है। और ये राष्ट्र क्या है, ये राष्ट्र को हमने मानवीकरण करा है। और जब हम राष्ट्र को मानव का रूप दे देंगे तो हम समझेंगे कि हां, हमें आजादी किसको दिलानी है, भारत माता को आजादी दिलानी। तो अब जब राष्ट्र की दृश्य कल्पना होगी ना मेरे विद्यार्थियों, तो यहां पर क्या होगा, मानवीकरण किया जाएगा, और इसी मानवीकरण से क्या करा जाएगा कि राष्ट्र को आजादी के आगे बढ़ेंगे। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण कर दिया, मतलब मानव का रूप क्या है, दे दिया राष्ट्र को। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो, कोई इंसान हो, क्योंकि इंसान के रूप में हम जान सकते हैं ना। देखो हमारे जैसे हम जब पूजा करते हैं, दो प्रकार के हमारे बताए गए, सगुण और निर्गुण, ठीक है। तो एक में क्या है कि ये कहा जाता है कि आप कोई भी रूप मत लो भगवान का, ठीक है। भगवान क्या है, भगवान बिल्कुल जिसका कभी अंत ही नहीं हो सकता, उसका कोई रूप नहीं, विराट रूप है, ठीक है। बिल्कुल आप मन से, मन के अंदर विचार जो है वो भगवान के उत्पन्न है। पर वो क्या है, हर कोई इंसान नहीं है, वो तो बिल्कुल बहुत कोई विरले साधु पैदा होते हैं ना, जो बहुत एक एक डेढ़ घंटे तक, दो घंटे तक भगवान की तपस्या में लीन हो जाते हैं, वो ही भगवान को क्या है देख सकते हैं। पर फिर क्या करा गया, भगवान की मूर्ति बनाई गई, चित्रित करा गया भगवान को। भगवान कृष्ण ऐसे होंगे, भगवान जो है विष्णु ऐसे होंगे, जो माता जी हैं वो ऐसी होंगी, चित्रित करा गया। कुछ लोगों ने देखा भी होगा, बिल्कुल देखा होगा, भगवान से मुलाकात करी होगी, फिर चित्रित करा गया। वो चित्रित क्यों करा गया, भैया मैं पूरे दिन चाहे गलत काम करके चला जाऊं, पर हाँ 5 मिनट मंदिर में जाकर तो हाँ भगवान, मेरे मन में क्या है, मेरे मन में उस चित्र के प्रति क्या हो, श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। हाँ देखो भगवान देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि उस पिक्चर के प्रति मेरी क्या है, विश्वास उठ गया, विश्वास बन गया मेरा। ये है ना, इस जो चित्र में भगवान कृष्ण है, यही एक भगवान है, यही भगवान है। और मेरे गुरुदेव ये बात कहा करते थे कि समर्पण है ना, समर्पण ही जरूरी होता है, विश्वास ही जरूरी होता है। अगर आपने विश्वास कर लिया कि इस फोटो में भी भगवान है तो उस फोटो में भी भगवान होंगे। आपने विश्वास कर लिया कि इस टेबल में भगवान है तो टेबल में भगवान। पर हमने एक चित्र क्यों बनाया, क्योंकि इंसान महसूस कर सके, फील कर सके कि हाँ देखो मैं भगवान से बात कर रहा हूं। तो इसीलिए क्या है, राष्ट्र को भी क्या है, मानव की कल्पना दी गई कि मानव ऐसा दिखता है, राष्ट्र ऐसा दिखता होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से कोई व्यक्ति का रूप दिया गया। उस समय राष्ट्र को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी, तो नारी का भेष दिया गया। परंतु जो भेष दिया गया वो खास महिला नहीं थी, बिल्कुल एक इमेजिनेशन, कल्पना के द्वारा क्या करा गया, उसे बनाया गया। ये तो राष्ट्र के अमूर्त विचारों को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। अमूर्त विचार, अमूर्त विचार मतलब जिसका कोई मूर्त नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, ऐसे विचारों को क्या करा गया, ठोस रूप प्रदान किया गया। और ये ठोस रूप कैसा प्रदान किया करा गया, मानव बना करके, एक व्यक्ति का रूप देकर के उन्हें क्या है, ठोस रूप
ठोस बना देगा कि हाँ ये क्या है, हमारा राष्ट्र है। और नारी के रूप में छवि राष्ट्र का रूपक, राष्ट्र का रूपक मतलब राष्ट्र का प्रतीक बन चुके। भारत माता भारत का राष्ट्र का प्रतीक बन चुकी। जब भारत माता के हाथ में झंडा है, भारत माता शेर पे बैठी हुई है, तो ये क्या दिखा रहा है कि हाँ जब जब भारत माता वाले झंडे निकल रहे हैं तो मतलब ये विद्रोह का संकेत है, अंग्रेजों के विद्रोह का संकेत है, अंग्रेज के हम विद्रोह कर रहे हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्र का रूपक बन गया। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग करा। तो स्वतंत्रता, ये हम आपने 9th क्लास की फ्रांसीसी क्रांति में और भी ज्यादा पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अपन जल्दी वीडियो लाएंगे, उस पर डीप में पढ़िएगा। स्वतंत्रता के बारे में, न्याय, गणतंत्र, इनमें विचारों नारी रूपक का इस्तेमाल करा गया। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया है। तो कोई स्पेशल वस्तु या प्रतीक दिखाएंगे, जैसे अभी हम लोग देखेंगे कि जर्मनिया ने कुछ अलग पहना हुआ है, ठीक है, मारियोन है, जैसे ये मारियोन की तस्वीर है। मारियोन की तस्वीर डाक की जो पोस्ट आते हैं, आज भी आप हमारे देखते होंगे, कोई भी डाक से आता है तो उस पर किसी ना किसी लीडर की पोस्ट लगी हुई रहती है, ठीक है, जो 5 रुपए में 10 रुपए जो भी मिलती है वो, तो वस्तु मारियोन का लगाया गया जिससे कि हर इंसान तक क्या है, उनके विचार पहुंचे। जैसा कि आपको याद होगा, स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर है और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वह तराजू लिए हुए है। देखो अब स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी, लाल टोपी, देखो लाल जो कलर है ना वो दो ही चीजों को दर्शाएगा, एक प्यार और एक वार। समझ गए, प्यार और वार। प्यार मतलब भैया बहुत हमें प्यार, किसी से बहुत प्यार है, जब हम लोग क्या है लाल का साइन दिखाते हैं, जैसे गुलाब देना किसी को, ये क्या है, प्यार का साइन है। ओके, और वार, वार का मतलब लड़ाई। तो जो लाल टोपी है वो क्या है, संघर्ष, लड़ाई का प्रतीक है। ठीक है, टूटी जंजीर, जंजीरें टूटने का मतलब क्या है कि जो हम जाल में फंसे हुए हैं, राजा के जाल में, अंग्रेजों के जाल में, जिसके भी जाल में फंसे हुए हैं, उन जंजीरों को तोड़ देना, गुलामी की जो जंजीर है उनको तोड़ देना। और ये सब क्या है, इंसाफ का प्रतीक है। अब हमें क्या, इंसाफ मिलना चाहिए। और इंसाफ के रूप में किसको दिखाया गया है, एक महिला को दिखाया गया है, जिस महिला को आप बहुत बार देखते हो, जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और तराजू लेकर के खड़ी हो। तराजू क्या है, बैलेंस्ड है, बिल्कुल तराजू क्या है वैसा बिल्कुल बैलेंस्ड है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। इस प्रकार के नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में करा। तो ऐसे जो नारी रूपक है वो कलाकारों ने 19वीं सदी में बनाए थे। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय प्रतीकों पर। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियोन दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। तो फ्रांस की जो क्रांति है उसमें ईसाई का जो नाम है, जो फेमस नाम है मारियोन, वो दिया गया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र कहते हैं, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। तो लाल टोपी, ठीक है, लाल टोपी जैसे मैंने आपको बताया, तिरंगा उनका, और कलगी। कलगी क्या है, एक तरीके से वहां का आप मैं आपको जैसे बता दूं, कलगी जैसे इस प्रकार का एक शेप है, ठीक है, उसमें क्या है, 3 कलर है, ब्लू, व्हाइट और रेड, ठीक है। और आज फ्रांस का जो झंडा बना है वो भी इसी आधार पर, तो मतलब वो प्रतीक दिखा रहा है कि हाँ भैया हम क्या है, जो भी अब गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मारियोन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उससे तादात्म्य में स्थापित कर सके। तो क्या है, लोगों में राष्ट्रीय प्रतीक की भावना है, इसलिए क्या करा गया, सभी चौकों पर, सभी चौराहे पर क्या करा गया, मारियोन की तस्वीरें लगाई गई। मारियोन की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर भी अंकित गई, जैसे मैंने डाक टिकट पर आपको दिखाया। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई, ये है जर्मेनिया। तो देखो मारियोन भी खूब सजी धजी रहती थी, ठीक है, और जर्मेनिया भी, जैसे भाई लेडीज की तो आदत है मेकअप करने की, तो मतलब जिन्होंने कल्पना भी करी है ना, उन्होंने भी ऐसी ही कल्पना करी है कि हाँ बिल्कुल महिला है, महिला को दिखा रहे तो मेकअप में कहीं वो नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल मेकअप कर करके बिल्कुल अच्छा सजा धजा कर करके। अब ताज है, ताज भी पहना है, पर ताज में भी क्या है, एक संदेश उन्होंने दिया है। तो जर्मनी जो जर्मन राष्ट्र का रूपक बनी, चाक्षुक अभिव्यक्तियों में जर्मनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है। अब देखो ये मुकुट पहनती है, तो बलूत क्या है, एक तरीके से वहां पे बहादुरी का प्रतीक है क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक मानते हैं। अब आ जाते हैं राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। देखो राष्ट्रवाद क्या है कि अपने देश के प्रति एक विशेष प्रेम होना, एक विशेष लगाव होना। साम्राज्यवाद जिसे इंपीरियलिज्म इंग्लिश में कहा जाता है, साम्राज्यवाद का मतलब यह होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, हमारा साम्राज्य फैले। अब ये जो साम्राज्यवाद फैलाने की जो नीति है ना, ये क्या है, ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज की, हम यूरोप की ही बात कर रहे हैं भाई। अब जो देश क्या है छोटे हैं, जो दबाव हुए, वहां पे थोड़ा बहुत भी अगर उनको लड़ाई नजर आ जाती है तो वो सोचते क्या करें, इस पर हम हमारा क्या है कंट्रोल दबा लें, हम हमारा कंट्रोल क्या है चला लें। तो इसमें हम लोग क्या है, बाल्कन क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। बाल्कन क्षेत्र क्या है, कैसे है, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक
19वीं सदी की अंतिम चौथाई का मतलब है 1875 के से लेकर के 1900 वाला जो दौर है उसकी चर्चा कर रहा है। अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। देखो अब क्या है, राष्ट्रवाद एक विचारधारा है, साम्राज्यवाद भी एक विचारधारा है। विचार है हमारा कि हमारे पूरे जगह पे क्या हो, राज चले, हमारा राष्ट्र सबसे ऊपर हो, ये विचारधारा है। और विचारधारा क्या होती है, विचारधारा लोग अपनाते हैं, लोग त्यागते हैं। तो एक समय था जब क्या था, अन्याय हो रहा था तो लोगों में क्या था, राष्ट्रवाद की भावना थी, नहीं हम एक होकर के इस अन्याय को खत्म करें। जब वहां प्रॉब्लम सारी सॉर्ट आउट हो गई तो बोला अब हम क्या है, हमने जो प्रॉब्लम फेस करी ना वो प्रॉब्लम दुनिया को फेस कराएंगे और पूरी दुनिया पे क्या है कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अब राष्ट्रवादी सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। ठीक है, अब राष्ट्रवादी क्या है, सीमित लक्ष्यों का संकीर्ण मतलब जो नेरो माइंडेड होता है, छोटी सोच है कि नहीं नहीं राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है हाँ राष्ट्रवाद ये है, इट्स ओके। मतलब ये राष्ट्रवाद को भी साम्राज्यवाद से जोड़ देंगे कि भाई ज्यादा हमारा पूरी दुनिया पे कंट्रोल होना भी क्या है, एक राष्ट्रवाद ही रहेगा। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अब जो हमेशा राष्ट्रवादी की बात करते थे वो खुद लड़ने को तैयार है। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। तो अब जो बहुत बड़े बड़े देश हैं यूरोप के, वो क्या करेंगे, राष्ट्रवादी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बोला राष्ट्रवादी भी क्या हो जाएगा कि हाँ हमारा ज्यादा कंट्रोल, वो साम्राज्यवाद होना शुरू हो जाएगा। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता, देखो अब ये जो पूरा मैंने आपको दिखाया ना, ये क्या है, बाल्कन क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है, ये बाल्कन क्षेत्र है। और बाल्कन इसका नाम जो क्यों पड़ा है, यहाँ पे एक पहाड़ है तो उसके आसपास की जो कंट्रीज है वो क्या है, बाल्कन कंट्रीज कहलाती है। अब देखो इसमें कौन कौन सी है, इसमें आधुनिक रोमानिया। अब एक एक को अपन लोग मैप पे पढ़ते जाएंगे और मैप पे हम लोग टिक करते जाएंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इन्होंने बोली है। रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो शामिल है। ठीक है, तो देखो जो जो मिलती जा रही है, ये है हमारे पास सर्बिया, ओके ये सर्बिया। उसके बाद इन्होंने बताया है यूनान, मैसिडोनिया ये रहा, बुल्गारिया ये रहा। ठीक है, आप लोग टिक करते जाइएगा, बुल्गारिया, हर्जगोविना ये रहा, क्रोएशिया ये रहा, ओके स्लोवेनिया ये वाला, ओके यहाँ पे स्लोवेनिया। और उसके बाद ये अल्बेनिया का इलाका है, ये मॉन्टेनेग्रो, ओके। और बाकी क्रोएशिया हमने पढ़ ही लिया, बोस्निया। तो ऐसे कर करके इस चित्र में, इस मैप में आप लोगों को क्या है, सभी के सभी जो देश है वो देखने को मिलेंगे। मतलब ये वाला जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं ना, ऑलमोस्ट ये वाला जो पूरा एरिया है, ये एरिया कैसा है, इसे हम एक तरीके से बाल्कन क्षेत्र कह रहे हैं। बाल्कन क्षेत्र और एक बाल्टिक क्षेत्र दोनों में डिफरेंस रहता है, आप हमेशा अंतर रखिएगा। ठीक है, आगे अगर आप लोग पॉलिटिकल पढ़ते हैं तो उसमें आपको पढ़ाया जाता है बाल्कन क्षेत्र और बाल्टिक, दो अलग अलग हैं, तो उनमें एक अलग है मामले। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। और ओटोमन साम्राज्य को कौन कंट्रोल करता था, एक जो मुस्लिम शासक है वो कंट्रोल कर रहा था। और बाल्कन क्षेत्र किसके ज्यादा दिन में था, ओटोमन साम्राज्य का था। यूनान की बात करिए, ग्रीस की बात करिए, तो यूनान में स्वतंत्रता संग्राम की हमने बात करी, और वहां पे स्वतंत्रता संग्राम इसलिए हो रहा है क्योंकि मुसलमान जो शासक है उसको हटा देना है, क्योंकि पूरा यूरोप किसका प्रतीक है, ईसाई धर्म का प्रतीक बनना चाहिए। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों को फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। तो अब बाल्कन क्षेत्र में जब क्या हुआ कि राष्ट्रवाद के विचार फैले और ओटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया, टूट गया, तो वहां पे स्थिति और भी काफी विस्फोटक हो जाती है। 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनना चाहता, किंतु इसे बहुत कम सफलता मिली। तो 19वीं सदी में क्या, ओटोमन साम्राज्य ने कोशिश करी कि हम आधुनिकीकरण करें, मॉडर्नाइजेशन करें और कुछ इंटरनल जो रिफॉर्म से सुधार होने चाहिए वो करें, पर वो फायदा उनको नहीं मिला ओटोमन साम्राज्य को। एक के बाद उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्र था, उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। अब जो भी ओटोमन साम्राज्य के अंडर में था, इस वाले बाल्कन क्षेत्र में, वो सब क्या है, उससे अलग होना शुरू हो गए। बाल्कन लोगों ने आजादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावे को राष्ट्रीयता का आधार दिया कि हमारी आजादी क्या है, राष्ट्रीयता है, हमें राष्ट्रीयता पानी है। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। तो ये जितने भी बाल्कन राष्ट्रों की हमने बात करी है, ये सब क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि भैया पहले किसी समय क्या थे, हम लोग बहुत ज्यादा मजबूत थे, हम आजाद थे, परंतु विदेशी शक्तियां आई और उन्होंने क्या है, हमें यहां पे दबदबा कर लिया और हमें अपना गुलाम बना करके रखा। अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूह ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आजादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा। तो अब यहाँ पे जो बाल्कन क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपने राष्ट्र
के लिए क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे आजादी मिली हुई थी, पर अब आजादी कौन सी पानी है, जो खोई हुई आजादी है वो हमें पानी। हम तो ऑलरेडी आजाद थे, पर विदेशी शक्तियों ने आकर के हमें गुलाम बनाया है, इसलिए हमें जो आजादी मिली हुई थी ना, वो खोई आजादी हमें पानी है। इसीलिए कहते हैं कि इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इतिहास को नहीं जानोगे तो फिर कैसे आप भविष्य में कदम उठाओगे, वो इंपॉर्टेंट बात। जैसे जैसे विभिन्न सलाह राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बालगंज क्षेत्र घेरे टकराव का क्षेत्र बन गया। अब क्या हुआ, इस बालगंज क्षेत्र में अलग अलग जातीय समुदाय थे, जातीय समुदाय मतलब मेरे वापस जाति धर्म लिंग इनके आधार पर हो सकता है, तो अलग अलग थे, तो अब टकराव उनमें बढ़ने लगा मतलब पहचान बालगंज क्षेत्र से ना होकर के अपने अपने राष्ट्र बनाने की, और उनमें क्या है, टकराव धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। बालगंज राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या नफरत करते थे, और हर एक राज्य अपने लिए ज्यादा इलाका हटाने की उम्मीद रखता था। देखो अब भी हम लोग चर्चा किसकी कर रहे हैं, बालकन क्षेत्र की। किसकी चर्चा कर रहे हैं, बालकन क्षेत्र। और इस बालकन क्षेत्र में किसका अधिकार है, ओटोमन साम्राज्य का अधिकार है। अभी तक ये क्या है, पूरा का पूरा एक है, एक हमें दर्शाया जा रहा है, जैसे मैंने आपको बोला यूनान पहले ओटोमन साम्राज्य का था, परंतु अब ये क्या है, अब इनकी कोशिश है, ये कह रहे हैं कि हम पहले से आजाद थे, पर हम पे किसी ने आकर के राज करा है, पर ये थोड़ी पता है भाई किसकी कितनी लैंड टेरिटरी थी, किसकी कितनी जमीन थी। तो अब ये क्या कर रहे हैं, जो भी देश आजाद होने की कोशिश कर रहा है वो सोच रहा है मैं ज्यादा जमीन हड़प लूं, फिर वो सोचता है मैं सबसे ज्यादा जमीन हड़प लूं। तो अब जमीन मतलब जो बालकन क्षेत्र के ओटोमन साम्राज्य से तो छुटकारा पा लिया आपने, ओटोमन साम्राज्य से तो छुटकारा पा लिया, बट अब खुद पे खुद ही क्या है, लड़ रहे हैं और खुद पे खुद ही मर रहे हैं। और जब लड़ाई हो, देखो यही बात है, अगर ये बालकन क्षेत्र के जो देश है बैठ करके अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर लेते तो बढ़िया है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम उसे बाहर मत जाने दो। अब ये प्रॉब्लम जब बाहर जाएगी तो जो बड़े बड़े यूरोप के देश हैं वो इसका फायदा उठाएंगे, बोले तुम क्यों, हम तुम्हारे पे राज करेंगे, चलो मजा आ लेंगे फिर परिस्थितियां और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बालकन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। अब जो बालकन क्षेत्र के देश है वो तो लड़ ही रहे थे, ठीक है, तो अब बहती हुई गंगा में हाथ धोना किसको पसंद नहीं है, तो बड़े देशों ने बोला ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई बड़ी बात नहीं, और मिल जाता तो सबसे बड़ी बात है। तो बालकन क्षेत्र पे क्या करो, खुद ही लड़ रहे हैं, उस लड़ाई का फायदा हमें भी उठाओ। और अब उस प्रतिस्पर्धा में कंपटीशन में कौन आ गए, जो बड़ी शक्तियां हैं वो भी कंपटीशन में आ गई। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकतों की गहरी प्रतिस्पर्धा थी। देखो यूरोपीय शक्तियां, जो यूरोप के बड़े बड़े देश हैं उनके साथ व्यापार बहुत बढ़िया था, किसका, उनका, यूरोपीय शक्ति जैसे ब्रिटेन है उनका व्यापार पूरी दुनिया में बढ़िया था। उपनिवेश कितनी जगहों को अपनी कॉलोनी बना रखा था, जैसे भारत को ही बना रखा था इंग्लैंड ने, हर बड़े बड़े देश ने बना रखा था। नौसैनिक नेवी थी जो उन लोगों की बहुत बेहतरीन थी। ब्रिटेन की नेवी की बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। नेपोलियन ब्रिटेन को इसलिए नहीं हरा पाया क्योंकि इसकी नेवी बेहतरीन थी। तो नेवी क्या है ब्रिटेन की, हमेशा मैं सिर्फ ब्रिटेन की बात नहीं कर रहा हूं, जो बड़ी शक्ति उनकी, तो नौसैनिक वो, और सैन्य ताकत और सेना तो हमेशा इन लोगों की मजबूत रही है, तो इसलिए कंपटीशन और भी बढ़िया। जिस तरह बालकन समस्या आगे बढ़ी उसमें प्रतिस्पर्धा खुलकर सामने आई, तो जैसे जैसे बालकन की समस्या बढ़ती गई तो इन्होंने बोला हम भी क्या करें, बहती हुई गंगा में हाथ धोएंगे और हम क्या है बालकन पे अपना कब्जा करने की कोशिश करेंगे। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बालकन पर अन्य शक्तियों को पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। तो ये जितनी भी मैंने नाम लिए सारी क्या है, बड़ी शक्तियां, ये सारी बड़ी शक्तियां हैं, और ये चाहती हैं कि जहां जहां बालकन क्षेत्र है वहां पे क्या हो, हमारा कंट्रोल हो, वहां की जो देश है उनको वापस से क्या है हम गुलाम बना करके रखें। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध भी होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध का वन ऑफ द रीजन है, एक कारण हम मान सकते हैं, सिर्फ यही नहीं और भी कारण है, तो कभी प्रथम विश्व युद्ध पर हम अलग से वीडियो बना करके चर्चा करेंगे। तो युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप की महाविविधता की ओर ले गया। अब साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद को जब आपने जोड़ दिया तो 1914 में क्या हुआ, महाविविधता, और 1914 में क्या होता है, विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो जाती। लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभावों का विरोध करने लगे। 19वीं सदी क्या बोला है, 19वीं सदी मतलब 1800 से लेकर के 1900 वाला जो दौर है, इसमें क्या है, जिन भी यूरोपीय शक्तियों ने दूसरों को अपना गुलाम बना करके रखा था, औपनिवेशीकरण कर रखा था, वहां पे विरोध होने लगा, विद्रोह होने लगा। ठीक है, हमारे भी तो विद्रोह शुरू हो चुका था। 1857 की क्रांति अंग्रेजों को भगाने के लिए हुई या नहीं हुई, वो हुई, और फिर 20वीं सदी में तो हमने आजादी ही पाली। तो इसलिए क्या हुआ, इस जगह जहां जहां पे वो औपनिवेशीकरण किया, साम्राज्यवाद की नीति थी, उसका विरोध होने लगा, लोग विद्रोह करने लगे और बोले हमें क्या है, अंग्रेजों से जो भी हम पे राज कर रहा है उनसे आजादी
जी, हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। और जहां जहां पे साम्राज्य चल रहा था वहां सब पे साम्राज्य विरोधी आंदोलन। अब साम्राज्य का मतलब मैंने आपको बोला अपना एम्पायर खड़ा करना, ज्यादा से ज्यादा जगह पे क्या हो, हमारा कंट्रोल हो। तो साम्राज्य विरोधी आंदोलन हुए और इसमें सिर्फ यही बात रही कि हमारा जो है एक राष्ट्र राज्य हो, स्वतंत्र राष्ट्र राज्य हो, जहां पर हमारी व्यवस्था हो, हमारा संविधान हो, हमारी कानून व्यवस्था हो, वो हमारा हो। तो स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की शुरुआत हुई। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे जो साम्राज्य विरोध की प्रक्रिया में उभरी। तो अब यहां पर क्या है, अब यहां पर जो भावना है जो कि हमें किस लिए करना है, हमें साम्राज्यवाद का क्या करना है, विरोध करना है, हमें विरोध करना है। हमें देखो लोगों को यूनाइट करने के लिए, लोगों को एक करने के लिए एक कॉमन प्रॉब्लम को लेकर के आना पड़ता है। तो वो कॉमन प्रॉब्लम अभी यहां पर यही थी। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया। तो देखो जो यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार रहे वो सारी जगह नहीं रहे, हर जगह अपने हिसाब से राष्ट्रवाद की परिकल्पना करी गई, राष्ट्रवाद बनाया गया। जैसे मैंने आपको कहा हमारे देश में राष्ट्रवाद ये था कि अंग्रेजों को हम लोग बाहर निकाल करके फेंक दें, अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल करके फेंक दे, तो ही क्या है हमारे लिए राष्ट्रवाद है। और सबने अपना अपना एक विशिष्ट राष्ट्रवाद तय करा। मगर यह विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया गया था। तो 20वीं सदी तक आते आते यह बात हो चुकी थी कि भैया राष्ट्र राज्य क्या है, राष्ट्र राज्य होने चाहिए और वो अपने स्वतंत्र रहे। ये बात सभी ने मान ली, स्वाभाविक नेचुरली सबने माना, और सार्वभौम पूरे यूनिवर्सल सबने मान लिया कि सबका राष्ट्र राज्य होना चाहिए और अपनी अपनी व्यवस्थाएं चलती रहनी चाहिए। तो 20वीं सदी में जाकर के क्या है, ये जो साम्राज्यवाद वाली वो नीति है वो खत्म होती है, परंतु अभी भी कुछ देश हैं जो लगे हुए हैं साम्राज्यवाद पे। अब ये जो मैप आपको दिखाया गया है ये इंग्लैंड के महारानी को या वहां के पावर को शो करने की कोशिश करी गई है। देखो किस प्रकार से इन्होंने दिखाया कि इंग्लैंड कितना पावरफुल है, उनका कहां कहां पे कंट्रोल है, उसको पूरे को दिखाने की कोशिश यहां पे रही है। तो इसी के साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज लेक्चर 7 और चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर में भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई हो तो इस कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो। रुकेंगे ना थकेंगे, और अब सिर्फ और सिर्फ क्या है, विजय पथ पर चलेंगे। अब हमें सिर्फ और सिर्फ बोर्ड टॉपर बनना ही बनना है, यही संकल्प मेरा है, यही संकल्प आपका है। मेरे काजू कतलियों अब मेहनत में लग जाओ, दिवाली भी चली गई, ठीक है, सब कुछ हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ मेहनत में लग जाओ और ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।